हेलो, नमस्कार एवरीवन। बेटा देखिए, अब हम यहाँ पर लाइट का सेकंड पार्ट पढ़ने वाले हैं। फर्स्ट पार्ट हमने रिफ्लेक्शन कवर कर लिया। अब ये है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अब देखिए बेटा, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट से आप क्या समझ रहे हो कि जैसे लाइट कभी एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से किसी दूसरे मीडियम में जा रही है, वो भी ट्रांसपेरेंट है। ऑब्वियस सी बात है कि वो मीडियम ट्रांसपेरेंट होगा, तभी लाइट बिना रुकावट के उसमें से जा पाएगी, राइट। तो वो जब एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम में जाएगी लाइट, तो वो अपना सेम पाथ फॉलो नहीं करती। ठीक है, सेम पाथ मीन्स कि वो ऐसे आ रही है और यहाँ से दूसरा मीडियम स्टार्ट है, वो सीधी नहीं जाएगी, ऐसे नहीं जाएगी, उसमें थोड़ा सा बेंडिंग होगी, या तो नीचे की तरफ या फिर हल्का सा ऊपर की तरफ। ठीक है, तो एक्चुअली ये क्यों होता है, ये हम ट्वेल्थ क्लास में बहुत अच्छे से समझेंगे। वेव ऑप्टिक्स करके एक चैप्टर है, जिसमें हम देखते हैं कि जैसे लाइट कभी किसी एक मीडियम से टकराती है, तो उसके ऊपर जो पार्टिकल हैं, टकराने पर वो वेव्स बनाना स्टार्ट करते हैं। तो पहला पार्टिकल वेव बनाएगा, वो दूसरे पार्टिकल को डिस्टर्ब करेगा, फिर दूसरा पार्टिकल वेव बनाएगा। इस तरीके से वो वेव किसी भी मीडियम में ट्रेवल कर पाती है। ठीक है, वैसे लाइट भी एक वेव है और एक पार्टिकल है। तो चलिए हम इस बात को समझते हैं कि रिफ्रैक्शन को हम किस किस तरीके से समझ सकते हैं। ठीक है, तो रिफ्रैक्शन, सबसे पहले हम बात करते हैं व्हाट इज रिफ्रैक्शन। ठीक है, रिफ्रैक्शन का मतलब है बेंडिंग ऑफ लाइट on passing from one medium to another ट्रांसपेरेंट मीडियम। ठीक है, मीडियम तो ट्रांसपेरेंट ही होने चाहिए। तो अब यहाँ पर हमें एक और चीज समझनी पड़ेगी कि लाइट जब एक डेंसर से रेरर में जाएगी या रेरर से डेंसर में जाएगी, तो रेरर और डेंसर का मतलब क्या है। रेरर मीन्स पर यूनिट एरिया, इफ द सॉरी पर यूनिट वॉल्यूम, अगर उसमें पार्टिकल्स कम हैं तो हम उसको रेरर बोलेंगे। अगर पर यूनिट वॉल्यूम उसमें पार्टिकल ज़्यादा है तो डेंसर। मतलब सीधी सी बात, ज़्यादा गाढ़ा है और एक गाढ़ा नहीं है। ठीक है, एक का कंसंट्रेशन बहुत हाई है और एक का कंसंट्रेशन कम है। तो जब रेरर से डेंसर जाएगी, ठीक है, या फिर वो डेंसर से रेरर जाएगी, तब हमें क्या देखने के लिए मिलेगा कि जैसे एक ये मीडियम है। ठीक है, यहाँ पर एक मीडियम 1 है और यहाँ पर एक मीडियम 2 है। सेम यहाँ पर एक मीडियम 1 है, यहाँ पर एक मीडियम 2 है। तो मीडियम 1 यहाँ पर क्या है, रेरर, राइट, और मीडियम 2 क्या है यहाँ पर, डेंसर। तो जब रेरर से डेंसर जाएगी, तो वो जाना तो सीधा चाहिए उसको, राइट, बट वो सीधी नहीं जाएगी, अपने ओरिजिनल पाथ से थोड़ा सा नीचे की तरफ बेंड होगी। तो रेरर से डेंसर में जाने पर वो थोड़ा नीचे की तरफ बेंड होगी। और हमें मालूम है कि जो नॉर्मल होता है वो कैसे ड्रॉ किया जाता है, वो हमेशा बाउंड्री को हम कहते हैं बेटा इंटरफेस। ठीक है, दो मीडियम की बाउंड्री को इंटरफेस कहते हैं। तो इस इंटरफेस के 90 डिग्री पर हमने क्या बना लिया, नॉर्मल। अब हम बोलेंगे व्हेन लाइट पासेस फ्रॉम रेरर टू डेंसर इट बेंड टूवर्ड्स द नॉर्मल, राइट। तो ऊपर वाला एंगल, अगर मैं इसको मान लूँ, इस एंगल को θ1 और इस एंगल को θ2 मान लूँ, तो आपको यहाँ पर दिख रहा है θ1 इज ग्रेटर देन θ2। तो इसका मतलब वो रेरर से डेंसर में जाएगी तो एंगल डिक्रीज हो जाएगा। और एंगल हम नापते किससे, एंगल किससे नापते हैं, नॉर्मल से हमेशा, राइट। अब हम बात करें डेंसर टू रेरर, तो मीडियम 1 इस बार डेंसर है और मीडियम 2 रेरर है। तो अब क्या होगा, अब रे आई ऐसे स्ट्रेट, तो उसको जाना तो ऐसे चाहिए, बट वो ऐसे ना जाकर अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाएगी। तो अब मैं यहाँ पर बनाऊँ θ1 और यहाँ पर बना लें ये θ2 हो गया। ठीक है, थीटा मीन्स एंगल, ठीक है, इस वर्ड को सुन के घबराइए मत। तो ये θ1 इज लेसर देन θ2,
इसका मतलब जब डेंसर से रेयरर में जाएगी तब एंगल इंक्रीज होगा, और जब रेयरर से डेंसर में आएगी तो एंगल डिक्रीज होगा। एक और चीज समझ लीजिए यहाँ से कि अगर मेरे मीडियम वन में, ठीक है, अगर मेरे मीडियम वन में वेलोसिटी v1 है और मीडियम टू में वेलोसिटी v2 है, तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ? जैसे यहाँ पर वेलोसिटी मेरी v1 है और यहाँ पर मेरी वेलोसिटी v2, तो मैं बोलूँगा कि मेरी v1 की वेलोसिटी ज़्यादा होगी एज कंपेयर टू सेकेंड मीडियम, ठीक है। और यहाँ पर बात करें इस वाले m1 में वेलोसिटी v1 है और यहाँ पर वेलोसिटी v2 है, तो अब मैं क्या बोलूँगा? v1 इज लेसर देन v2। तो इस चीज को आप ध्यान रखिए, एंगल इंक्रीज हो रहा है तो वेलोसिटी भी इंक्रीज हो रही है, ठीक है। और वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है इसका मतलब मीडियम रेयरर है ज़्यादा ऊपर वाले के कंपैरिजन में, राइट। तो चलिए, तो हमें रिफ्रैक्शन समझ में आ गया, इसमें एंगल में डिफरेंस समझ में आ गया, वेलोसिटी का कंसेप्ट समझ में आ गया, इंटरफेस क्या होता है, दो बाउंड्री को हम क्या कहते हैं? इंटरफेस, राइट। और नॉर्मल हमेशा इंटरफेस के 90 डिग्री पे ही बनेगा, और एंगल हमेशा हम नॉर्मल से ही नापेंगे। तो अब हमें एक चीज समझ में आ गई कि रिफ्लेक्शन में एंगल बराबर था, राइट, एंगल आई इज इक्वल्स टू एंगल आर, बट यहाँ पर एंगल आई और एंगल आर बराबर नहीं है। अगर एंगल डिक्रीज हो रहा है इसका मतलब वो डेंसर में आ रहा है, और एंगल इंक्रीज हो रहा है तो वो रेयरर में आ रहा है। और वेलोसिटी का कंसेप्ट तुम समझ गए। अब चलिए नेक्स्ट कंसेप्ट पे आते हैं इसके। बेटा अब हमें देखना है लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, तो इसके लॉज लगभग सिमिलर हैं, ज़्यादा अंतर नहीं। कि हमें मालूम है ये इंटरफेस है, और यहाँ से जो रे, इसमें जो रे आ रही है डैट इज इंसिडेंट रे, एंड दिस इज नॉर्मल, और जो यहाँ से निकल के जा रही है डैट इज रिफ्रैक्टेड रे, ठीक है। इंसिडेंट रे हो गई, इंसिडेंट रे से जो एंगल है डैट इज आई, जिसको मैंने θ1 बोला था, एंड दिस इज एंगल आर, इट इज रिफ्रैक्टेड एंगल, ठीक है। तो और इस पॉइंट को, अगर मैं इस पॉइंट की बात करूँ तो इस पॉइंट को हम बोलेंगे पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ठीक है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। और ये क्या है? इंसिडेंट रे, एंड दैट वन इज रिफ्रैक्टेड रे, रिफ्रैक्टेड रे, ठीक है। एंड दिस वन इज नॉर्मल, एंड दिस इज नॉर्मल, ठीक है। तो फर्स्ट लॉ हमें क्या कहता है? हमें फर्स्ट लॉ कहता है इंसिडेंट रे कॉमा रिफ्रैक्टेड रे and normal lie on the same point of incidence, ठीक है। उस पॉइंट का नाम हमने बताया अभी, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। तो ऑन द सेम पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑन सेम इंटरफेस, ठीक है। बात समझ पा रहे हो? इंटरफेस भी सेम है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस भी सेम है, और उसी पॉइंट पे वो तीनों हैं, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल, ठीक है। इसका मतलब एक ही पॉइंट से ही सारी चीज़ें निकल रही हैं यहाँ से। तो सेकंड पॉइंट हमें क्या कहता है? सेकंड पॉइंट हमें कहता है एंगल आई और एंगल आर इस बार बराबर नहीं है, बट इसका रेशियो बराबर है, ठीक है। इसका रेशियो बराबर है, इसका मतलब अगर तुम किसी दो मीडियम को फिक्स रखो, बदलो मत, जैसे एयर है, वाटर है, ठीक है। अब तुम इंसिडेंट रे को लेकर आओ, एंगल 30 डिग्री से ले आओ, 60 डिग्री से ले आओ, 45 डिग्री से ले आओ, बात समझ रहे हो? एंगल चेंज कर लो बट मीडियम चेंज मत करो। तब हम क्या कहेंगे? इस आई और आर का रेशियो उन दोनों फिक्स्ड मीडियम के लिए हमेशा सेम रहेगा, बट अगर तुमने मीडियम बदले तो रेशियो बदल जाएगा, ठीक है। तो हम बोल रहे हैं द एंगल of sine of incidence, sine means sin theta cos theta, ठीक है। sine of incidence to the sine of refracted angle, sine of refracted angle is always constant
इज ऑलवेज कांस्टेंट, मैंने क्या कहा था, फिक्स्ड रहेगा, इज ऑलवेज कांस्टेंट फॉर एनी टू फिक्स्ड मीडिया। ठीक है, बात समझ रहे हो। मीडियम भी मत बदलो, मीडिया क्या है, प्लूरल वर्ड है, सिंगुलर में हम मीडियम कहते हैं, अगर एक से ज्यादा है तो मीडिया। तो हमने बोला साइन आई और साइन आर का रेशियो कांस्टेंट रहेगा किसी दो मीडियम के लिए, तो इसका मतलब साइन आई अपॉन साइन आर, ये क्या है, कांस्टेंट। समझ गए। और इस कांस्टेंट को अब हम नाम देने वाले हैं एन, कहीं पर एन नाम देते हैं, इसको भी हम एन देंगे, या फिर हम इसको म्यू नाम से बोल सकते हैं, म्यू। ठीक है, तो एनसीईआरटी में हमें एन से बोला है तो हम एन लेंगे। एन का मतलब है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, कि जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में लाइट जाएगी तो वो कितना बेंड होगी। ठीक है, उसके बेंडिंग के रेशियो को हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहेंगे। ठीक है, जो एक कांस्टेंट है, अब हम इसके बारे में पढ़ने वाले हैं, तो चलिए आते हैं। तो बेटा अब अपना टॉपिक है रिफ्रैक्शन थ्रू अ रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। अब हमारे पास एक ग्लास का एक स्लैब है क्यूबॉइडल शेप में, जिसको हम ऊपर से देख रहे हैं तो हमें रेक्टेंगल शेप में नज़र आ रहा है। ठीक है, तो अब देखो इस स्लैब के बाहर पूरे में क्या है, एयर, और ये जो स्लैब है ये क्या है, ग्लास। अब जैसे लाइट आएगी तो लाइट एयर से भी जाएगी और ग्लास से भी जाएगी। बट अब ये वाला टॉपिक इम्पॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि ये वाला टॉपिक हमें दो तरह के रिफ्रैक्शन दिखा रहा है। देखो जैसे ये है एयर, राइट, फिर ये वाला पार्ट है ग्लास, फिर हम बात कर रहे हैं फिर से एयर। तो पहले वो रेयर से डेंसर में आ रही है, देन डेंसर से रेयर में, तो दो बार हमें रिफ्रैक्शन देखने के लिए मिलेगा, तो इसलिए ये वाला पार्ट इम्पॉर्टेंट है। तो जब वो एयर से थोड़ा रफ बना लेते हैं, फिर मैं इसको फेयर करके दिखाता हूँ। जब वो एयर से ग्लास में आएगी, राइट, तो क्या होगा, अगर मैं यहाँ से नॉर्मल ड्रॉ कर लूँ, तो जब रे आएगी तो वो टूवर्ड्स नॉर्मल जाएगी, राइट। फिर यहाँ से अगर हम नॉर्मल ड्रॉ करें तो वो कैसे जाएगी, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ठीक है, कैसे, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, राइट। रुको, ज़्यादा लाइन बन गई, तो रे कैसे जाएगी, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, राइट। तो जब वो रेयर से डेंसर में आई तो टूवर्ड्स नॉर्मल, जब वो डेंसर से रेयर में गई तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ठीक है, तो ये चीज़ हमें देखने के लिए मिल गई इसमें कि जब वो डेंसर में आ रही है तो टूवर्ड्स और रेयर में जा रही है तो अवे, तो इसका मतलब ग्लास के अंदर उसकी स्पीड डिक्रीज हो रही है, इसलिए वो टूवर्ड्स नॉर्मल जाएगी। ठीक है, तो अगर हम देखें इसका फेयर डायग्राम तो कुछ इस तरीके से, राइट। तो हमारी जो रे है, एक्चुअल में जो इंसिडेंट रे, ये इंसिडेंट रे को जाना तो ऐसे था, राइट, बट वो ऐसे ना जाकर इस इमर्जेंट रे वाला पाथ इसने चुना, राइट। तो यहाँ पर हमें देखो देखने के लिए क्या मिल रहा है कि जो जिस पाथ से जाना था उसको, उस पाथ को हम बोल रहे हैं एक्चुअल पाथ। ठीक है, जिस पाथ से उसको जाना चाहिए था, अगर ग्लास स्लैब यहाँ से हटा दें तो रे यहाँ से जाएगी, और जो एक्चुअल में रे अब जा रही है यहाँ पर इमर्जेंट रे जिसको हम कह रहे हैं, इन दोनों रे को देखिए ये आपस में पैरेलल है। ठीक है, तो अब ये दोनों पैरेलल हैं, इन दोनों के मिनिमम डिस्टेंस को हम कहते हैं लेटरल डिस्प्लेसमेंट। क्या कहते हैं बेटा, लेटरल डिस्प्लेसमेंट। The minimum distance between the actual path and the emergent ray is called lateral displacement और lateral shift, दोनों नाम से इसको पुकार सकते हैं। ठीक है, अब खुद सोचिए अगर इस ग्लास के अलावा और कोई मीडियम हो और वो ज़्यादा डेंसर हो तो लेटरल डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा होगा, सोच के देखिए। और एक और चीज़, अगर मैं ग्लास स्लैब को नीचे से कट कर दूं, ठीक है, कट कर दूं, तब इसका लेटरल डिस्प्लेसमेंट और ज़्यादा होगा। सोच के देखिए इस पार्ट को। ठीक है, अब यहाँ पर मैं एंगल की बात करता हूँ, तो इंसिडेंट रे से जो एंगल बन रहा है डेट इज I1, और रिफ्रैक्टेड रे से जो एंगल बन रहा है डेट इज R1। ये कलर दिख नहीं रहा, मैं इसको R1 ऐसे लिख देता हूँ। ठीक है, नाउ दिस एंगल इज I2
एंड दिस इज R2। अगर तुम देखिए एक्चुअल पाथ और इमर्जेंट रे पैरेलल हैं तो ऑब्वियस ही बात है एंगल I1 इज इक्वल्स टू एंगल R2। खुद सोच के देखिए, मैथमेटिक्स लगाइए। और एंगल R1 इज इक्वल्स टू एंगल I2 तो है ही, मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल तो बराबर है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, राइट। और ये है अपने पास लेटरल डिस्प्लेसमेंट जिसको हम बोल रहे हैं लेटरल शिफ्ट। अब इस वाले ग्लास स्लैब से अब हम यहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को पढ़ेंगे, ठीक है। अब इस ग्लास स्लैब का कंसेप्ट देखिए, पहले रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे आते हैं, ठीक है। देखिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स द एक्सटेंट ऑफ द चेंज इन डायरेक्शन दैट टेक्स प्लेस इन अ गिवन पेयर ऑफ मीडिया, मतलब द एक्सटेंट ऑफ अ चेंज इन डायरेक्शन, लाइट अपनी डायरेक्शन को कितना बदल रही है जब वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है, इसी को हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहेंगे, ठीक है। तो जैसे अगर मेरे पास ये कोई मीडियम 1 है और ये मीडियम 2 है, और इस मीडियम 1 से जब रे आई और वो कहाँ गई, मीडियम 2 में चले गए, तो मीडियम 1 में जो उसकी वेलोसिटी थी वो v1 है और मीडियम 2 में जो वेलोसिटी है वो v2 है, और मीडियम 1 में जो एंगल है वो I है और मीडियम 2 में जो एंगल है दैट इज R। अगर मैं यहाँ पर बोलूँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1, मतलब लाइट 2 में आ रही है 1 से होते हुए, तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हुआ। तो मैं दो मीडियम को कंपेयर कर रहा हूँ, जब मैं दो मीडियम को कंपेयर करूँ तो समझ जाओ मैं रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात कर रहा हूँ। रिलेटिव, एक होता है रिलेटिव और एक होता है एब्सोल्यूट। यहाँ पर 2 1 है, मतलब 2 में आ रही है 1 से होते हुए, तो इसका हम बोलेंगे v1 अपॉन v2। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की एक और डेफिनेशन मिल गई। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1 इज द रेशियो ऑफ वेलोसिटी ऑफ 1 टू द वेलोसिटी ऑफ 2, ठीक है। और इसका एक और फॉर्मूला है साइन I अपॉन साइन R, ठीक है। I मतलब मीडियम 1 में जो एंगल है, R मतलब मीडियम 2 में जो एंगल है, ठीक है। बात समझ पा रहे हो। और अगर मैं इसी बात को उल्टा कर दूं कि रे अब उल्टा जा रही है, ये है इंटरफेस, अब रे आ रही है नीचे से और कहाँ जा रही है, दूसरे मीडियम में जा रही है। अब ये एंगल हो गया मेरा I और ये एंगल हो गया R, ठीक। और ये मीडियम 1 है और ये मीडियम 2, और इसमें वेलोसिटी v1 और इसमें वेलोसिटी v2। अब मैं इसको क्या बोलूँगा, n1 2 1 में आ रही है 2 से, तो v2 अपॉन v1। तो आप एक चीज़ देख रहे हो, ये v1 अपॉन v2 और v2 अपॉन v1 दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं। तो क्या मैं इसको ऐसा कह सकता हूँ n21 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन n12, क्योंकि दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं। तो हमें यहाँ से ये फॉर्मूले देखने के लिए मिले, ठीक है ना। तो ये तो हुआ रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब हम बात करें किसकी, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, ठीक है। आइए चलो, अब बेटा देखो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मतलब हम किसी एक ही मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करें। अभी हमने इससे पहले क्या देखा, रिलेटिव, अब है एब्सोल्यूट। तो एब्सोल्यूट मीन्स जैसे अब ये इंटरफेस है, ऊपर है वैक्यूम, ठीक है, वैक्यूम है या फिर एयर है, दोनों में से कुछ भी हो, ठीक है। क्योंकि हमें मालूम है एयर और वैक्यूम में स्पीड ऑफ लाइट होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ये तो फिक्स है, मैक्सिमम स्पीड है ये लाइट की, इससे ज़्यादा किसी की स्पीड नहीं है, ठीक है। तो वैक्यूम और एयर में लाइट की स्पीड इतनी होती है, लेकिन वो और किसी मीडियम में आती है तो उसकी डिक्रीज होती है, ठीक है। तो इससे ज़्यादा स्पीड नहीं हो सकती, ठीक है। तो रे अगर अपनी कहाँ से आ रही है, वैक्यूम या एयर से, और किसी भी डेंसर मीडियम में। अब आपके मन में आएगा मैंने डेंसर ही क्यों कहा, मैंने रेयर क्यों नहीं कहा। भैया वैक्यूम और एयर इन दोनों से रेयर कुछ हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो इसलिए इससे आप कुछ भी कंपेयर करो तो वो डेंसर ही है अपने, ठीक है। तो हमें समझ में आ रहा है भैया, यहाँ पर एंगल I है और यहाँ पर एंगल R है, और यहाँ पर मीडियम 1 है, सॉरी मीडियम 1 नहीं, ये वैक्यूम और एयर है, और यहाँ पर कोई मीडियम है, ठीक है। इस मीडियम में वेलोसिटी v है,
और अपर वाले मीडियम में वेलोसिटी c है। तो अगर मैं अब इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालूं, ठीक है, अब ये कौन सा, कोई भी मीडियम है, ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ गिवन मीडियम, तो इसको मैं क्या लिखूंगा, स्पीड ऑफ लाइट इन अ वैक्यूम और एयर डिवाइड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन अ गिवन मीडियम, ठीक है, जैसे ये वी एम। तो अब हमें यहाँ से एक और फॉर्मूला मिल सकता है। अभी हमने प्रीवियस जो फॉर्मूले पढ़े उनको नोट कर लीजिएगा, ये थोड़ा कंफ्यूजिंग पार्ट है बट इजी है। तो फॉर्मूले इतने हैं कि बच्चा कंफ्यूज हो जाता है कि कौन सा कहाँ पर यूज करे। तो अगर मैं एक चीज देखूं, अभी हमने पढ़ा N21 इज इक्वल्स टू V1 अपॉन V2, ठीक है। अगर मैं इस वाले फॉर्मूले को यूज करूं तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, V इज इक्वल्स टू C अपॉन N, Vm इज इक्वल्स टू, ठीक है। तो अगर मैं V1 की बात करूं इस अपर फॉर्मूले से, क्या मैं V1 को लिख सकता हूँ C अपॉन N1, ठीक है, और V2 को क्या लिख सकते हैं, C अपॉन N2। अब यहाँ से C को C से कट कर दीजिए, और ये अपॉन में है तो रेसिप्रोकल हो जाएगा N2 अपॉन N1, है ना। तो अब हमें रिलेटिव का रिलेशन मिल गया एब्सोल्यूट के साथ। तो अब ये एक और फॉर्मूला मिल गया हमें, राइट। तो ये सारे फॉर्मूले हैं। अब इन सबको जोड़कर हम कैसे यूज कर सकते हैं, चलो एक न्यूमेरिकल करके देखते हैं, ठीक है। आइए, तो बेटा देखो, हमें एक क्वेश्चन कुछ इस तरीके से दिया है कि जैसे ये इंटरफेस है और यहाँ से रे आई और वो दूसरे मीडियम में चली गई, और हमें इस मीडियम में स्पीड दे रखी है 2 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और इसमें दे रखा है 1.5 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब ये मीडियम हमें दे दिया जैसे वाटर मान लीजिए, और ये हमें दे दिया ग्लास, ठीक है। अब हमें इस तरीके से दे दिया। अब उसने हमें पूछा है कैलकुलेट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास, ठीक है। अब ये क्वेश्चन में पूछ लिया हमसे, चलो अब इसको कैलकुलेट करें, ठीक है। तो क्वेश्चन को एक बार ध्यान से समझने की कोशिश करना है ना। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास हमसे पूछा है, तो इसमें जो फॉर्मूला होगा अभी हमने जो पढ़ा है, अब ये कहाँ पर आ रही है, इस कंसेप्ट का मतलब वाटर में आ रही है ग्लास से, इसका मतलब ये है क्वेश्चन में जो पूछा गया है, ठीक है। डायग्राम पे मत जाइए, डायग्राम में तो ग्लास में जा रही है, बट जो वो पूछ रहा है वाटर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास, तो मतलब ग्लास से होते हुए, तो यहाँ पर आएगा Vg अपॉन VW, ठीक है। अब Vg क्या है, फॉर्मूला देख लीजिए, अगर कंफ्यूजन है तो लिख के रखिए, कंफ्यूजन तो होना ज़रूरी है, टॉपिक ही ऐसा है थोड़ा सा, ठीक है। हमें जो दे रखे हैं मैंने बस वैल्यूज़ पुट कर ली और ज़्यादा दिमाग नहीं लगाया। 10⁸ कैंसिल, पॉइंट हटाया, 0 इधर, अपने पास 15 अपॉन 20। अब इसको 5 से डिवाइड करें, डैट इज़ 3/4, ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपने पास आ गया 3/4। अगर मैं इस क्वेश्चन में थोड़ा सा और चेंज कर दूं, जैसे उस क्वेश्चन में उसने हमें बोला NW निकाल दीजिए, क्या निकाल सकते हैं हम, बिल्कुल निकाल सकते हैं। N इज इक्वल्स टू C अपॉन V। अब ये वाटर की बात है तो WW लिख दीजिए। अब C क्या है, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम और एयर, ये तो फिक्स है। अब आप बोलोगे क्वेश्चन में तो दिया ही नहीं, बट ये याद रखना है बिल्कुल, ठीक है। अब वाटर में वेलोसिटी क्या है, 2 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड दे रखा है ना ये, तो मीटर पर सेकंड से मीटर पर सेकंड कट गया। चलो यहाँ से एक और चीज़ सीखने के लिए मिली, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की कोई यूनिट नहीं होती, क्योंकि मीटर पर सेकंड से मीटर पर सेकंड कट गया, नो यूनिट, ठीक है। 10⁸ से 10⁸ गया, 3/2 मेरे को अच्छे से पता है 1.5, ठीक है। तो ये आ गया NW। अगर अब इस क्वेश्चन में हमसे एक और चीज़ पूछी होती, NG बता दीजिए, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, तो हम फिर से फॉर्मूला लगाएंगे, N इज इक्वल्स टू C अपॉन V। तो C है अपने पास 3 इंटू 10⁸, और Vg मतलब ग्लास में हमें दे रखा है 1.5 इंटू 10⁸, 10⁸ से 10⁸ गया, अपने पास आ गया 30 तो हमारे पास वैल्यू मिल गई है 30/15। बेटा क्या किया मैंने, पॉइंट हटा दिया ना, 1.5 था, पॉइंट हटाया, ऊपर 0 ले लिया, तो अपने पास कितना आया, 2 आ गया, राइट। 15 2 जा 30। चलो अब इस क्वेश्चन में थोड़ा और बदलाव करते हैं। अब हमें इस क्वेश्चन में अगर वेलोसिटी नहीं दी होती और एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया होता, जैसे NW 1.5 जो अभी हमने निकाला, NG 2,
ये भी हमने निकाला। अब इस क्वेश्चन में हमें एब्सोल्यूट दे रखा होता और सेम क्वेश्चन हमें बोलता कि निकाल के बताइए NWG, फिर हम क्या करते, उसका फॉर्मूला था VG अपॉन VW, इसका फॉर्मूला होगा NW अपॉन NG, उसका उल्टा होगा थोड़ा सा, है ना, क्योंकि C अपॉन V, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में हमने देखा। सारी चीज को रिलेट करते रहिए जो भी मैं कह रहा हूँ, ठीक है। अब ये NW कितना है, NW है अपने पास 1.5 और NG कितना है 2। अब यहाँ से पॉइंट हटाइए, देखिए सिमिलर ऊपर की तरह आ गया 3/4। समझ गए बात, इस तरीके से भी निकाला जा सकता है। आप देखिए हमें NW 1.5 दिया है एंड NG 2, तो आपको दिख रहा है NG इज ग्रेटर देन NW, तो आप यहाँ से बता सकते हैं विच वन इज मोर डेंसर, तो NG इज मोर डेंसर। क्यों? क्योंकि इसकी वैल्यू ज़्यादा है और NW की वैल्यू 1.5, तो ये हो गया रेरर। तो रेरर एंड डेंसर इज द कंपैरिजन। जैसे मैं बोलूँ कि मैं इस लड़के से ज़्यादा ताकतवर हूँ, लेकिन मुझसे भी तो ताकतवर कोई होगा और उससे भी ताकतवर कोई ना कोई होगा, समझ रहे हैं। तो रेरर एंड डेंसर इज द कंपैरिजन बिटवीन टू मीडियम। तो आप यहाँ से एक और चीज़ बोल सकते हो, ठीक है। अब जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा उसकी वेलोसिटी कम, क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी, ठीक है। इस कंसेप्ट को ध्यान में रखिएगा। चलिए अब एक और कंसेप्चुअल क्वेश्चन उठाते हैं और देखते हैं इसको, ठीक है। तो देखो एक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, कैसे कैसे क्वेश्चन को घुमाया जा सकता है। जैसे अब ये एक इंटरफेस है, ये एक इंटरफेस है, ये मीडियम 1, ये मीडियम 2, ये मीडियम 3, ठीक है। अब अपनी रे मीडियम 1 से मीडियम 2 में आ रही है, फिर 2 से 3 में जा रही है, ठीक है। कुछ ऐसा हो गया, ऐसे आई, ऐसे गई और फिर कैसे भी चली गई, ठीक है। अब रेरर डेंसर क्या है उस पर ध्यान मत दो। जैसे अब मेरे को दे रखा है N21, ठीक है, N21, तो N21 मतलब इन दोनों के कंपैरिजन, इन दोनों मीडियम के कंपैरिजन कर रहे हैं हम। ये हमें दे दिया जैसे 2/3, ठीक है। और हमें दे रखा है N32, ठीक है, मतलब अब इन दोनों का कंपैरिजन दे रखा है। ये दे रखा है जैसे मान लीजिए 4/3, राइट, ये हमें दे दिया। अब क्वेश्चन में हमसे पूछ लिया कि भैया N31 निकाल दीजिए, ठीक है, N31 निकाल दीजिए। क्या हम निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। कैसे? पहले तो इन सबके फॉर्मूले बना लीजिए अपने दिमाग में कि N21 तो इसका फॉर्मूला होगा N2/N1, ठीक है। N32 इसका फॉर्मूला होगा N3/N2 और N31 इसका फॉर्मूला होना चाहिए N3/N1। तो अब मेरे को निकालना है N31, तो N31 को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, N3 इंटू N1 अपॉन, मैंने अलग अलग कर दिया। अब मैं इसमें N2 का डिवाइड कर दूं और N2 का मल्टीप्लाई कर दूं, बिल्कुल कर सकते हैं, कोई ज़्यादा दिमाग वाली बात नहीं। अब आप बताइए N3/2 हमें मालूम है कितना है, 4/3, ठीक है। और N21 हमें मालूम है 2/3, ठीक। तो अपना आंसर कितना आया, 4 2 8, 3 3 9। गॉट द कंसेप्ट। तो ये हुआ बेटा अपने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का कंसेप्ट। अब एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन उठाते हैं, फिर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को वाइंड अप करते हैं, फिर लेंस पे आते हैं, ठीक है। वो अपन नेक्स्ट वीडियो में कवर करते हैं। आप यहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तक पूरा अच्छे से समझ लीजिए, ठीक है। वन मोर क्वेश्चन फ्रॉम एनसीईआरटी। चलो तो बेटा ये एनसीईआरटी का इंडेक्स क्वेश्चन है, इसमें हमें बोला है लाइट एंटर्स फ्रॉम एयर टू ग्लास, एयर से ग्लास में आ रही है, एब्सोल्यूट है, ठीक है, कंफ्यूज मत होइए। एयर टू ग्लास हैविंग अ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1.5, ठीक है। व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। हम इतना क्वेश्चन पढ़ेंगे इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। बट एनसीईआरटी में हमें वैक्यूम में स्पीड भी दे रखी है, बट आप बोर्ड में ये मत सोचिए कि ये दे रखा होगा, आप ऐसा सोचिए हमें वैक्यूम में स्पीड नहीं दे रखी, ठीक है, और नहीं दी होगी। क्या गिवन है, सबसे पहले गिवन देखो, हमें दे रखा है NG। अब आप बोलोगे ए क्यों नहीं लिया, एब्सोल्यूट है भैया, ठीक है, NG इतना है।
व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, वीजी निकाल दीजिए। अब लोग इतने सिंपल क्वेश्चन भी आएंगे, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो n इज इक्वल टू सी अपॉन वी। तो अब मैं इसको इधर ले जाऊं, इसको इधर ले आते हैं, तो वी जी इज इक्वल टू सी अपॉन एन जी। सी क्या है, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, और एन जी हमें गिवन है 1.50। अब यहाँ से पॉइंट हटाओ, ऊपर 2 जीरो ले लीजिए, कितना हो जाएगा 300 अपॉन 150 इंटू 10 की पावर 8। जीरो से जीरो कैंसिल, 15 2 जा 30, तो आंसर इज 2 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन था। तो ये आ गया अपने पास स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। अब एक और क्वेश्चन देख लीजिए, वो भी एनसीईआरटी का है, सेम पेज का। तो इस क्वेश्चन में हमें क्या बोला है, देखो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड इज 2.42, एब्सोल्यूट है। व्हाट इज द मीनिंग, मीनिंग वर्ड को पढ़ो, मीनिंग, वो मीनिंग पूछ रहा है, वैल्यू नहीं पूछ रहा, तो आपको इसको समझाना है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस स्टेटमेंट। तो चलिए भाई, हम इसको भी समझा सकते हैं, इसमें कौन सी बड़ी बात है। तो देखो, हमें दे रखा है एन डी जो कि 2.42 है, ठीक है, इसको समझाना है हमें। और हमें ये फॉर्मूला भी मालूम है, V इज इक्वल्स टू सी अपॉन एन, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का रेसिप्रोकल कर दिया है ना। यहाँ डी रख दीजिए, यहाँ डी रख दीजिए। मैं इसको क्या ऐसे लिख सकता हूँ, 1/ND इंटू सी, बिल्कुल लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई है, बिल्कुल कर सकते हैं। अब इसकी एक बार वैल्यू डाल देते हैं, एन डी को लिख सकते हैं 2.42 इंटू सी, सी क्या, स्पीड ऑफ लाइट। तो आप देख रहे हो, सी है स्पीड ऑफ लाइट इन अ वैक्यूम, 3 इंटू 10 टू द पावर 8, उसके नीचे आ रहा है 2.42। इसका मतलब ये डिवाइड हो रहा है। अगर किसी चीज़ को तुम डिवाइड करोगे तो ऑब्वियस सी बात है उसकी वैल्यू कम हो रही है। तो हम यहाँ से फाइनल अपने रिजल्ट पे पहुंचे, स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड will decrease by 1/2.42 times the speed of light in vacuum. लाइट इन वैक्यूम, समझ में आया। वैक्यूम में जो स्पीड है उतना गुना कम हो जाएगी अगर वो डायमंड में आएगी, और डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो बहुत ज़्यादा है। ठीक है, बात समझ गए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यहाँ पर कंप्लीट हुआ। तो जो जो फॉर्मूले हैं उनको नोट करो, और जितने न्यूमेरिकल्स कर सकते हो उतने कोशिश करो, अभी समय है आप लोगों के पास। जैसे जैसे बोर्ड करीब आएंगे फिर ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं कर पाओगे, तो जितनी वेराइटीज़ टेस्ट करनी है वो यही समय है। ठीक है, अपनी एबिलिटी चेक करिए। ओके, नेक्स्ट वीडियो अपन लेंस वाला अपलोड करते हैं, ठीक है, बाय।